Hello everyone, welcome to our YouTube channel Chairline. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is UPI continue global expansion now entering the UK market. UPI जो है भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस वो कंटिन्यू ग्लोबल एक्सपेंशन कर रहा है. अब ये यूके के मार्केट में भी एंटर कर चुका है. Continuing its expansion outside India, the indigenously developed real-time payment solution UPI will now enter the UK market starting with QR code based transaction. कंटिन्यू करते हुए इसके एक्सपेंशन को आउटसाइड इंडिया के जो इंडाइजेनसली डेवलप्ड रियल टाइम पेमेंट सॉल्यूशन यूपीआई है वो अब इंटर कर गया है यूपीआई मार्केट पे. क्यूआर कोड बेस्ड ट्रांजैक्शन से स्टार्ट किया गया इस सर्विस को. यूके विल बी द 8th कंट्री वेयर यूपीआई बेस्ड सर्विस विल बी मेड अवेलेबल. UAE, Japan, US, Singapore, Bhutan, Nepal and France are already accepting UPI based payment service. यूके जो है ये 8वां कंट्री हो जाएगा जो कि एक्सेप्ट करेगा यूपीआई बेस्ड सर्विस को जब ये अवेलेबल हो जाएगा पूरी तरीके से. इसके अलावा यूएई, जापान, यूएस, सिंगापुर, भूटान, नेपाल और फ्रांस जो है वो पहले से ही एक्सेप्ट कर रहा है यूपीआई बेस्ड पेमेंट सर्विस को. कौन कौन से कंट्री एक्सेप्ट करते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. NPCI International Payment Limited (NIPL) has forged a partnership with payment solution provider PayExpert to internationalize the acceptance of its payment solution in the UK. जो NPCI International Payment Limited है NIPL उसने किया है पार्टनरशिप पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर PayExpert के साथ ताकि इंटरनेशनलाइज किया जा सके एक्सेप्टेंस को पेमेंट सॉल्यूशन का यूके पे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गाइडलाइंस बाय सेबी. तो सेबी ने कुछ गाइडलाइंस इश्यू किया है हम उसको जानेंगे. SEBI has issued guidelines to protect the interests of investor and promote the development of security market. SEBI ने इश्यू किया गाइडलाइंस को ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके इंटरेस्ट को इन्वेस्टर का और प्रमोट किया जा सके डेवलपमेंट को सिक्योरिटी मार्केट का. SEBI will now allow investment of AIF, VCF, etc. in global companies that are signatory to IOSCO or a signatory to bilateral MOU with SEBI. सेबी ने अब अलाउ कर दिया है इन्वेस्टमेंट को एआईएफ, वीसीएफ एक्सेट्रा का ग्लोबल कंपनीज में जो सिग्नेटरी होंगे यूएसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन के या सिग्नेटरी होंगे बायलैटरल मऊ साइन होगा सेबी के साथ उनका. तब एक्सेप्शन क्या दिया गया इसके लिए. कंट्री अंडर FATF आर बेयर एंड ट्रांसफर और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ओवरसीज कंपनी कैन ओनली बी मेड टू एंटिटीज एलिजिबल अंडर फेमा 1999. यानी कंट्री जो कि FATF के लिस्ट में है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उनको बेल्ट किया गया इससे यानी उनको रोका गया है. और जो ट्रांसफर और सेल होगा इन्वेस्टमेंट का ओवरसीज कंपनी के लिए वो किया जाएगा सिर्फ जो एंटिटीज एलिजिबल होंगे फेमा 1990 के अंतर्गत उसी के साथ. बैकग्राउंड को हम समझते हैं. Previously, investment were allowed only those global companies having some connection to India or have a back office in India. पहले क्या था इन्वेस्टमेंट सिर्फ अलाउ किया जाता था वैसे ग्लोबल कंपनीज में जिसका कुछ कनेक्शन था भारत के साथ वो उसका बैक ऑफिस था इंडिया पे. बेसिक को हम समझते हैं जो नियम बदला गया है जो सिग्नेटरी है इसको के बारे में. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन इट इज एन इंटरनेशनल बॉडी फॉर सिक्योरिटी रेगुलेटर एग्जाम्पल सेबी इन इंडिया एंड सेट स्टैंडर्ड फॉर देम. जो यूएसको है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी कमीशन का ये इंटरनेशनल बॉडी है सिक्योरिटी रेगुलेटर का जैसे कि आपका सेबी है भारत का और ये सेट करता है स्टैंडर्ड को उनके लिए. Currently from India, SEBI is an ordinary member. The International Financial Service Center Authority (IFCA) is an associate member, and NSE, BSE and Multi Commodity Exchange of India are affiliate member. अभी क्या भारत में SEBI एक ऑर्डिनरी मेंबर है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFCA जो है वो एसोसिएट मेंबर है, NSE, BSE और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो इंडिया का ये एफिलिएट मेंबर है. AIF जो वहां मेंशन था अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड इसके बारे में भी हम जान ले. It is a privately pooled investment vehicle which collects funds from sophisticated investor, whether Indian or foreign, for investment purpose. It must be incorporated or established in India. जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होता है ये एक प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है जो कि कलेक्ट करता है फंड को सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर से जहां पे इंडियन या फॉरेनर इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए ये जो है इनकॉर्पोरेट करता है वह स्टेब्लिश होता है भारत में. VCF क्या है वेंचर कैपिटल फंड. इट इज अ टाइप ऑफ AIF but here major investment is in startup or SSME. Security are fungible, interchangeable and tradable financial instrument used to raise capital in public and private market. वेंचर कैपिटल फंड में क्या होता है ये भी एक टाइप ही है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का लेकिन यहाँ पे ज्यादातर इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप या स्मॉल मार्केट इंटरप्राइज में होता है जिसमें ग्रेटर ग्रोथ पोटेंशियल होता है लेकिन रिस्क ज्यादा होता है. सिक्योरिटी फंजिबल होता है यानी इंटरचेंजेबल होता है. ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका उपयोग किया जाता है रेज करने के लिए कैपिटल को पब्लिक या प्राइवेट मार्केट से. जो टाइप्स है हम उसको समझते हैं.
इक्विटी है जो कि प्रोवाइड करता है ओनरशिप राइट होल्डर को। डेप्ट क्या है, तो ये एसेंशियली लोन जिसको कि रिपेड किया जाता है पीरियोडिक रिपेमेंट में। और हाइब्रिड क्या होता है, ये कंबाइंड एस्पेक्ट होता है डेप्ट और इक्विटी का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोसोको, ना कि पोस्को। पोसोको होता क्या है, पावर सिस्टम ऑपरेटिंग कॉर्पोरेशन पोसोको अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैड डिबार्ड 13 स्टेट डिस्कॉम फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द स्पॉट मार्केट। जो पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन है पोसोको, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है, इसने डिबार कर दिया है 13 स्टेट के डिस्कॉम को कि वो बाई या सेल नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी को स्पॉट मार्केट से। रीजन क्या दिया गया इसके पीछे, नॉट क्लियरिंग ऑफ द टाइमली बिल बाय डिस्कॉम टू पावर जनरेटर, कि क्लियर नहीं किया गया है टाइमली बिल डिस्कॉम के द्वारा पावर जनरेटर के लिए। पोसोको इन्वोक्ड फॉर फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी रेट पेमेंट सरचार्ज एंड लिटिल मेटल रूल 2022 टू डिबार डिस्कॉम। और पोसोको ने इन्वोक किया पहली बार इलेक्ट्रिसिटी लेट पेमेंट सरचार्ज एंड रिलेटेड मैटर रूल 2022 को डिबार करने के लिए डिस्कॉम को। इश्यू क्या है डिस्कॉम के साथ, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, नो पीरियोडिक रिवीजन ऑफ द टैरिफ, डिले इन सब्सिडी अलॉटमेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इश्यू विद द रिकवरी ऑफ ड्यू स्पेशली फ्रॉम रूरल एरियाज। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है डिस्कॉम के साथ, जो टाइमली पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, कोई पीरियोडिक रिवीजन नहीं हुआ है टैरिफ में, डिले होता है सब्सिडी अलॉटमेंट में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो इश्यू है रिकवर कर पाना ड्यू को स्पेशली रूरल एरियाज से, ये सारे प्रॉब्लम है। इश्यू ऑफ जनरेटर कंपनी जेनकोस, क्या प्रॉब्लम है जनरेशन कंपनी जेनकोस के साथ, डिले पेमेंट बाय डिस्कॉम लीड टू डेब्ट ट्रैप एज दे हैव टू बोरो मनी टू कीप अप देयर ऑपरेशन। जो डिले पेमेंट होता है डिस्कॉम के द्वारा, इसके कारण एक डेब्ट ट्रैप क्रिएट हो जाता है, क्योंकि उनको बोरो करना पड़ता है मनी को अपने ऑपरेशन को चालू रखने के लिए, और जो कंटिन्यूअस चला रहता है। उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के बारे में हम जान ले। उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना इज द फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड रिवाइवल पैकेज फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ इंडिया। ये किस लिए था उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ये फाइनेंशियल टर्न अराउंड और रिवाइवल पैकेज था इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए भारत में। गवर्नमेंट अनाउंस उदय 2.0 विथ एम्स एट द इंस्टॉलेशन ऑफ स्मार्ट प्रीपेड मीटर, प्रॉम्प्ट पेमेंट बाय डिस्कॉम, मेकिंग कोल अवेलेबल फॉर द शॉर्ट टर्म एंड रिवाइज गैस बेस्ड प्लान। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया उदय 2.0 को, जिसका मकसद है इंस्टॉल करना स्मार्ट प्रीपेड मीटर को, प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्कॉम के लिए, कोल को अवेलेबल कराना शॉर्ट टर्म में, और रिवाइव करना गैस बेस्ड प्लांट को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तिलापिया फिश। तो हम जानेंगे तिलापिया फिश के बारे में। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड TDB, a statutory body under DST, is funding its first ever aquaculture project using state-of-the-art Israeli technology for the production of tilapia fish। जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है TDP, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, इसने फंड किया है पहला बार एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट को स्टेट ऑफ द आर्ट इजरायली टेक्नोलॉजी की मदद से प्रोड्यूस करने के लिए तिलापिया फिश को। इसका क्या इंपैक्ट होगा, तो ये मदद करेगा सपोर्ट करने में रिवोल्यूशन को भारत में। हम जानेंगे तिलापिया फिश के बारे में। तिलापिया, ऑल्सो कॉल्ड एक्वाटिक चिकन ड्यू टू इट्स क्विक ग्रोथ एंड लो मेंटेनेंस, is one of the most productive and internationally traded food fish in the world। जो तिलापिया है, जिसको कि हम एक्वेटिक चिकन भी कहते हैं, इसके क्विक ग्रोथ और लो मेंटेनेंस के कारण ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव और इंटरनेशनली ट्रेडेड फूड फिश है वर्ल्ड का। इट बिलोंग टू फैमिली चिटिल्डाई, नेटिव टू अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट। ये बिलोंग करता है फैमिली चिटिल्डाई को, जो कि नेटिव है अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के लिए। इट कैन अडेप्ट टू अ वाइड वैरायटी ऑफ कंडीशन एंड हैज ओमनीवोरस फूड हैबिट। और ये अडेप्ट कर सकती है फिश वाइड वैरायटी ऑफ कंडीशन को, और इसका फूड हैबिट ओमनीवोरस है। इट हैज ऑल्सो टर्न इन्वेसिव इन सम पार्ट ऑफ इंडिया, और ये इन्वेसिव भी हो गया कुछ पार्ट में इंडिया के। अंडर द प्रोजेक्ट तिलापिया विल बी ग्रोन फ्रॉम इम्पोर्टेड पेरेंट ब्रूड स्टॉक हरमन फ्रॉम इजराइल। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत तिलापिया को ग्रो किया जाएगा इम्पोर्टेड पेरेंट ब्रूड स्टॉक हरमन फ्रॉम इजराइल में। हरमन एक हाइब्रिड है दो सिलेक्टेड स्ट्रेन का ट्राइपलिया, जिसका नाम नेमली आपका ऑर्क्योमेस निकोलेस है मेल का, और ऑर्क्योमेस ऑरिस है फीमेल का। ये शो करता है बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट को, ये रेजिस्टेंस है लो टेम्परेचर का, और ये हाइब्रिड फ्राई प्रोजेनी है मेल्स के लिए सिर्फ। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में भी हम जान ले, जब इसके बारे में कंसीडर किए तो इट एम्स टू अडॉप्ट क्लस्टर और एरिया बेस्ड अप्रोच एंड क्रिएट फिशरी क्लस्टर थ्रू बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज। It further aims to double the export earning to rupees 1 lakh crore from the fishery sector by 2024-25। जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसका मकसद है अडॉप्ट करना क्लस्टर या एरिया बेस्ड अप्रोच को, ताकि क्रिएट किया जा सके फिशरी क्लस्टर को बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के माध्यम से। इसका फर्दर एम है डबल करना एक्सपोर्ट के अर्निंग को 1 लाख करोड़ तक फिशरी सेक्टर का 2024 से 2025 तक। ब्लू रिवोल्यूशन है क्या,
This refers to the time of intense growth of worldwide aquaculture industry from the mid 1960 to the present day. ब्लू रिवोल्यूशन रिफर किया जाता है जो समय है इंटेंस ग्रोथ का वर्ल्ड वाइड एक्वाकल्चर इंडस्ट्री का मिड 1960 से प्रेजेंट डे का। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड का, जो कि 7.56% ग्लोबल प्रोडक्शन का इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है फिश प्रोडक्शन में, ये याद करने वाला पॉइंट है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा AK-203 राइफल। तो हम जानेंगे AK-203 राइफल के बारे में। तो जो मैन्युफैक्चर था AK-203 असॉल्ट राइफल का इंडो रशियन ज्वाइंट वेंचर का अमेठी उत्तर प्रदेश में, ये स्टार्ट हो जाएगा ईयर एंड तक। कुछ डिले हो गया क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर जो था इस कारण। हम जानेंगे AK-203 असॉल्ट राइफल के बारे में। तो ये लेटेस्ट और सबसे एडवांस वर्जन है AK-47 राइफल का। इट इज एक्सपेक्टेड टू रिप्लेस द इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम इन सेज असॉल्ट राइफल प्रेजेंटली बीइंग यूज्ड बाय आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये रिप्लेस कर देगा इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम इंसेस असॉल्ट राइफल को, जो कि अभी यूज किया जा रहा है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के द्वारा। ये जो राइफल है वो टाइप है कालाशिनोव राइफल के, जो कि वर्क करता है एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी, और ये इफेक्टिव है सैंड, सॉइल और वाटर सब में। इश्यू क्या है इंसेस राइफल पे जो अभी हमारे सेना यूज कर रहे हैं, ये सुटेबल नहीं है हाई एल्टीट्यूड पे। बहुत सारा और भी इश्यू है राइफल के साथ, जैसे कि गन जैमिंग, ऑयल लीकेज, ये सब भी प्रॉब्लम है। इंडिया और रशिया ने साइन किया था इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट को फरवरी 2019 में प्रोडक्शन को लेके AK-203 असॉल्ट राइफल का। कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स के अनुसार जो फर्स्ट 70,000 AK-203 राइफल होगा उसको प्रोड्यूस किया जाएगा इंडिया में, उसके बाद इंक्रीज किया जाएगा, लोकलाइज किया जाएगा इसको 5 से 70% तक, और जो रिमेनिंग राइफल है 6 लाख का, इसको प्लान किया गया है कि इसको प्रोड्यूस किया जाएगा 100% लोकलाइजेशन के साथ। अदर इंडिया रशिया बायलेटरल प्रोजेक्ट, इसके अलावा जो इंडिया रशिया के बीच में दूसरा बायलेटरल प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इंडिजेनसली जो प्रोडक्शन T-90 टैंक का बात हुआ है, सुखोई 30 Mark 1 एयरक्राफ्ट, सप्लाई ऑफ MiG-29K एयरक्राफ्ट, कामोव 31 एंड M117 हेलीकॉप्टर, अपग्रेड MiG-29 एयरक्राफ्ट, और सप्लाई मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च टर्मिनल्स, सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। ये सारे अदर फील्ड है जहां पे इंडिया और रशिया कोलैबोरेट कर रहे हैं इस सेक्टर के लिए। एक्सपेंडिचर जो है परचेज के लेके हम अगर बात करें, तो जो एक्सपेंडिचर है डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लेकर फॉरेन सोर्सेज से, वो पहले 46% था, वो कम होकर 36% अब आ गया है। ये इसके कारण हमारा जो इम्पोर्ट बर्डन है लास्ट 3 इयर्स में वो कम हुआ है 2018-19 से 2020-21 के कंपेयर अगर हम करें तो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज इंडिया पॉलिसी ऑन रोहिंग्या। क्या भारत का पॉलिसी है रोहिंग्या को लेकर, हम इसको जानेंगे, पहले भी कंसीडर कर रखा है। तो यूनियन हाउसिंग मिनिस्ट्री ने ट्वीट किया है कि जो रोहिंग्या रिफ्यूजी है उनको शिफ्ट किया जाएगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले पे, लेकिन ये जो था बाद में बदल दिया गया। रोहिंग्या क्या है इनके बारे में जानते हैं। तो रोहिंग्या जो कि एक इथनिक ग्रुप है, मोस्टली जो कि मुस्लिम है, जो कि बिलोंग करते हैं राखीने प्रोविंस से वेस्टर्न म्यांमार के, और वो बंगाली बोलते हैं। म्यांमार जिसको कि क्लासिफाई किया गया है रेसिडेंट फॉरेनर और एसोसिएट सिटीजन के लिए, ये जो है फोर्स किया गया था कि वो लीव करे उनको म्यांमार। रोहिंग्या को लार्ज नंबर पे बहुत सारा वायलेंस हुआ था जो कि आपका 2012 में स्टार्ट हुआ था। रोहिंग्या पहली बार दिल्ली में 2012 में आए थे। हैव एनी रोहिंग्या बीन डिपोर्टेड, क्या कोई रोहिंग्या को डिपोर्ट किया गया है। तो ह्यूमन राइट्स वॉच के रिपोर्ट के अनुसार अभी तक अक्टूबर 2018 में इंडिया ने 12 रोहिंग्या को डिपोर्ट किया है म्यांमार पे, लेकिन इंडिया क्लेम करता है कि वो सब वॉलंटरी गए हैं। स्टेटस क्या है रोहिंग्या का भारत में। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम्स के अनुसार जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उन्होंने इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट को कि 40,000 रोहिंग्या जो है वो भारत में है, जिसमें से 5,700 जो है वो जम्मू और आपका तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान जैसे एरिया पे है। यूएन रेफ्यूजी एजेंसी क्या कहता है, इसमें से सिर्फ 16,000 जो है वो रजिस्टर है यूएन रेफ्यूजी एजेंसी के पास। MHA claim that exact number is not known as many of them enter the country clandestinely। और MHA का क्लेम करना है कि जो एग्जैक्ट नंबर है ये नहीं क्लियर किया जा सकता, कि बहुत सारे जो है वो क्लैंडेस्टिनली इंटर हुए थे इंडिया पे। व्हाट इज इंडिया स्टैंड ऑन रेफ्यूजी, इंडिया का क्या स्टैंड है रेफ्यूजी को लेके। इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू द 1951 यूएन कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजी एंड द 1967 प्रोटोकॉल। इंडिया सिग्नेटरी नहीं है 1951 यूएन कन्वेंशन का, जो कि रिलेटेड है स्टेटस ऑफ रेफ्यूजी के लेके 1967 प्रोटोकॉल का। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया उसका मेंबर है कि नहीं। ऑल फॉरेन अनडॉक्यूमेंटेड नेशनल आर गवर्न, जितना भी फॉरेन अनडॉक्यूमेंटेड नेशनल है भारत में उनको गवर्न किया जाता है फॉरेनर एक्ट 1946, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर एक्ट 1939, पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के माध्यम से। इलीगल माइग्रेंट किसको कहते हैं, फॉरेन नेशनल हु इंटर द कंट्री विदाउट वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट आर ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट। जो फॉरेन नेशनल है जो कि इंटर किया है कंट्री में बिना कोई वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट का, उनको ट्रीट किया जाता है इलीगल माइग्रेंट के तौर पे। रेफ्यूजी हम किनको कहेंगे,
तो 1951 यूएन कन्वेंशन ऑन स्टेटस ऑफ रेफ्यूजी के अनुसार जो सब्सिक्वेंट 1967 प्रोटोकॉल है, रेफ्यूजी कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि आउटसाइड होंगे कंट्री ऑफ ओरिजिन के, और वो अनेबल व अनविलिंग है रिटर्न करने के लिए अपने खुद के कंट्री पे, क्योंकि उनको डर है प्रोसिक्यूशन का रेस, रिलीजन, नेशनलिटी, मेंबरशिप ऑफ पार्टिकुलर सोशल ग्रुप या पॉलिटिकल ओपिनियन के कारण। तो जो दूसरे कंट्री पे और अपने कंट्री वापस नहीं जाना चाहते उनको रेफ्यूजी कहा जाता है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक। फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।